हाँ भाई, कैसे आप सभी? ठीक है। कल हमने कौन कौन से बिंदु सीखे थे? या कल हमने या कल की कक्षा तक हमने कौन कौन से बिंदु सीख लिए थे? हिंदी शब्द की उत्पत्ति और उसका विकास कर, भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा का विकास कर, फिर व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति और व्याकरण की परिभाषा, फिर व्याकरण को व्याकरण का जो सबसे छोटा या लघुतम जो इकाई थी वो क्या थी? वर्ण। फिर वर्णों को भी हमने दो भागों में विभाजित किया और ऐसे धीरे धीरे हमने स्वर और व्यंजनों का क्या सीख लिया? वर्गीकरण सीख लिया। आज हम एक नया बिंदु प्रारंभ करने वाले हैं जो हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु है। संज्ञा। देखने में ऐसा लगता है, या हम किसी किताब पुस्तक में भी देखें तो इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से दर्शाया जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके इतने भेद होते हैं और ये परिभाषा होती है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जब परीक्षा में संज्ञा से प्रश्न बनता है तो लगभग विद्यार्थियों का प्रश्न क्या होता है? गलत होता है। जिसने बारीकी से संज्ञा का अध्ययन नहीं किया है उसका प्रश्न क्या हो जाता है? गलत। संज्ञा बिंदु सरल बिंदु नहीं है। संज्ञा अपने आप में एक विस्तृत बिंदु है, सूक्ष्म बिंदु भी नहीं है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि ऐसा क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि हिंदी में संज्ञा को आना ही पड़ा? बताओ, ऐसा क्या हुआ कि हिंदी में संज्ञा को आना ही पड़ा? बताएगा आप में से कोई? देखो, जब इंसान पैदा होता है, जन्म लेता है, क्या होता है? इंसान पैदा होता है या जन्म लेता है तो उसका क्या रखा जाता है? नाम। क्या रखा जाता है? नाम। इंसान जब जन्म लेता है या इंसान जब पैदा होता है तो फिर उसका नामकरण संस्कार होता है और उसमें क्या होता है? उसका नाम रखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी नाम को बताने के लिए हिंदी में कौन आई रे? संज्ञा। कौन आई? संज्ञा। इस संसार में या जहाँ तक भी हमारी दृष्टि जाती है या हम जिस भी वस्तु को, प्राणी को, स्थान को देख पाते हैं तो उसका कोई ना कोई क्या है? नाम। और नाम है तो उसमें क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। जैसे आप लोग मुझे भी देख पा रहे होंगे तो मेरा भी अपना एक क्या है? नाम है। मानो जैसे ऊपर भी चल रहा है, नाम है, देखते ही जहन में आ गया क्या है? पंखा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस नाम को बताने के लिए हिंदी में कौन आई रे? संज्ञा। कौन आई? संज्ञा। अब आ तो गई प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन कितने प्रकार से आई? कितने प्रकार से आई? तीन प्रकार से। कितने प्रकार से आई? तीन प्रकार से। नाम को बताने के लिए हिंदी में कौन आई? संज्ञा। कितने प्रकार से आई? तीन प्रकार से। तीन प्रकार की यदि हम बात करें तो नंबर एक पे हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर तीन बोलो रे, भाववाचक संज्ञा। तो मुझे बताओ, संज्ञा हिंदी में क्यों आई? नाम को बताने के लिए। कितने प्रकार से आई? तीन प्रकार से। नंबर एक व्यक्तिवाचक, नंबर दो जातिवाचक, नंबर तीन भाववाचक। प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा शब्द वैसे अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो इसमें क्या है? सम। एक बोलो ज्ञा। सम का मतलब यहाँ होता है सम्यक, और ज्ञा का मतलब लेते हैं यहाँ किससे रे? ज्ञान से। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं समान रूप से ज्ञान करवाने वाली कौन है? संज्ञा। कौन है? संज्ञा। परिभाषा की यदि हम बात करें
परिभाषा की यदि हम बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। या के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को ही क्या कह देते हैं? संज्ञा। किस किस के नाम का बोध करवाएगी है? किसी, यहाँ लिख देता हूं देखो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं ना। और जातिवाचक किसे कहेंगे? हाँ, समूह है या वर्ग के नाम का बोध करवाए उसे जातिवाचक कह देते हैं। और भाववाचक किसे कह देंगे? हाँ, भाव के नाम का बोध करवा दे तो भाववाचक। प्रिय विद्यार्थियों, हम समझने के लिए थोड़ा सा देसी नुस्खा अपना लेते हैं कि जो दुनिया में एक ही होता है ना, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने छोटी कक्षाओं में सीखा होगा कि चांद एक ही है, व्यक्तिवाचक। सूरज एक ही है, व्यक्तिवाचक। स्कूल में प्रधानाचार्य जी, सीखा था ना हमने, ऐसा ही सीखा था ना। तारे बहुत सारे हैं, जातिवाचक। तो अपने आप में अकेलेपन का बोध करवाए तो व्यक्तिवाचक। और जो भीड़ में आए वो जातिवाचक। और जो प्रिय विद्यार्थियों दिखाई ना देकर या जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको हम महसूस करते हैं, वो कौन सी संज्ञा रे? भाववाचक। कौन सी? भाववाचक। जैसे देखो, मैंने लिखा राम बच्चा है, राम बच्चा है, और रेखांकित कर दे बच्चा शब्द को, तो मुझे बताओ संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक। अकेलेपन का बोध हो रहा है, अकेलेपन का हो रहा है ना। और यदि वाक्य दे दे कि राम बच्चा है, अब रेखांकित कर दे प्रिय विद्यार्थियों बच्चा शब्द को, तो मुझे बताओ संज्ञा कौन सी? जातिवाचक। बच्चे तो बहुत से, एक समूह का बोध हो रहा है, वर्ग का बोध हो रहा है, तो यहाँ कर देंगे क्या? जातिवाचक। और यदि आ जाए कि राम का बचपन कठिनाइयों में गुजरा, तो बचपन शब्द में बोलो रे प्रिय विद्यार्थियों, भाववाचक। अब बचपन दिखाई नहीं देता, महसूस किया जाता है। बचपन को हम छू नहीं सकते, बच्चे को छू सकते हैं लेकिन उसके बचपन को छू नहीं सकते। तो जिसे महसूस किया जाता है वो हो जाएगी भाववाचक। और जो एक से अधिक का बोध करवाए तो जातिवाचक, और अकेलेपन का बोध करवा दे तो व्यक्तिवाचक। तो मुझे बताओ, सुदामा गरीब है, रेखांकित कर दे सुदामा शब्द को, तो संज्ञा बोलो रे। हाँ, व्यक्तिवाचक। और प्रिय विद्यार्थी कहा जाए सुदामा गरीब है, रेखांकित कर दे गरीब शब्द को, तो अब बोलो जातिवाचक। गरीब तो बहुत सारे है, गरीब तो बहुत है, एक वर्ग या समूह के नाम का बोध करवा रहा है गरीब शब्द। और प्रश्न आ जाए सुदामा की गरीबी देखी नहीं जाती, और रेखांकित कर दे गरीबी शब्द को, तो बोलो संज्ञा भाववाचक। गरीबी दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है। कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि ये रही गरीबी? सुना है क्या ऐसे? गरीबी को स्पर्श किया है क्या? नहीं। गरीब को जरूर कर सकते हैं स्पर्श, लेकिन उसकी गरीबी को तो महसूस ही किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की पहचान कर लेंगे क्या? एक हो तो व्यक्तिवाचक, एक से अधिक समूह का बोध करवाए तो, और जो स्पर्श ना हो, जिसको छू नहीं सकते, महसूस करे तो भाववाचक। कर लेंगे पहचान। फिर प्रिय विद्यार्थियों, एक एक की परिभाषा के बारे में प्रश्न बनता है कि किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को ही क्या कह देते हैं? व्यक्तिवाचक। ये किताबी परिभाषा है। अभी हमने देसी नुस्खा अपनाया था। किताबी परिभाषा तो क्या कहती है
कि किसी, हाँ देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष से मतलब प्राणी, जिसमें प्राण है, कोई भी हो सकता है वो। व्यक्ति विशेष से मतलब है प्राणी भी ले सकते हैं, जिसमें प्राण है, जिसे हम सजीव कहते हैं, जिसमें जीव पाया जाता है, उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और बोलो रे स्थान विशेष के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को ही क्या कह देते हैं? व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। और फिर हमारे उसमें उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जैसे महात्मा गांधी एक ही है, कालिदास, राम, श्याम, है ना, हाँ, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, अकेलेपन का बोध हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। प्रिय विद्यार्थी, हम कुछ लाइनें ही सीखेंगे जिनके माध्यम से हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या सीख जाएंगे? अंतर करना सीख जाएंगे। तो देखो, मैंने लिखा ये दिन महीने चार, ये दिन महीने चार। अरे उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी, पहाड़, समुद्रों के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में लिखा है मेरे यार। केवल ये लाइनें याद रखनी है। हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या कर लेंगे? अंतर कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। ये आपने सुना होगा ना, ये दिन महीने चार, एक चलता है ना, गाना भी चलता है, ये दिन महीने चार, मगर रखना मेरा ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए ना। हाँ, ये याद नहीं रखना अपने को। तो ये दिन महीने चार, अरे उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी, पहाड़, समुद्रों के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में लिखा है मेरे यार। ऐतिहासिक युद्धों के नाम आ गए क्या? हाँ, नदी, पहाड़, समुद्रों के नाम, ये सब समाचार पत्रों या पुस्तकों में लिखा है मेरे यार। क्या याद हो जाएगा क्या? तो एक बार मेरे साथ उच्चारण करो, ये दिन महीने चार, उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक नदी, पहाड़, समुद्रों के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में लिखा है मेरे यार। हाँ गुरुजी, और कुछ तो याद हो ना हो, एक ये शब्द तो याद हो गया, है ना, ये तो याद हो गया। ठीक है, ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया। यदि प्रिय विद्यार्थियों, यदि प्रिय विद्यार्थियों दिन शब्द दे दे तो जातिवाचक, और दिन में दे दे सोमवार, व्यक्तिवाचक। अरे मंगलवार, व्यक्तिवाचक। बुधवार, गुरुवार, व्यक्ति। और यदि महीना शब्द दे दे तो जातिवाचक, और महीने का नाम दे दे, जैसे जनवरी, व्यक्तिवाचक। अरे फरवरी, व्यक्ति, चैत्र, हिंदी में भी दे सकता है ना, आश्विन, व्यक्तिवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, उत्सव शब्द दे दे तो जातिवाचक,
और उत्सव का नाम दे दे, जैसे 26 जनवरी को क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस। उत्सव है। उत्सव और त्योहार में क्या फर्क है? हाँ, उत्सव और त्योहार को फिर झगड़ा होता है। हाँ, उत्सव में एंजॉय होता है और त्योहार में झगड़ा होता है। नहीं रे। बताओ बताओ। नहीं पता? अच्छा मुझे बताओ, होली त्योहार है या उत्सव? त्योहार है। दीपावली उत्सव है त्योहार? अच्छा, ये जो अपन 26 जनवरी त्योहार है या उत्सव? 15 अगस्त उत्सव है त्योहार? उत्सव है। मकर संक्रांति उत्सव या त्योहार? कैलेंडर में देखना क्या लिखा हुआ आता है ना? पतंग महोत्सव है ना? तो जिसके मनाने की तिथि निश्चित होती है ना, वो तो उत्सव। और जिसके मनाने की तिथि निश्चित ना हो तो, अब दशहरा उत्सव है या त्योहार? अब की बार 2 अक्टूबर को आ गया, पिछली बार पता नहीं कितने अक्टूबर को था, है ना? कहाँ दीपावली? हाँ। नहीं, अपने अंग्रेजी कैलेंडर की बात करना, एक ये समझने का तरीका है। तो देखो, उत्सव और त्योहार, उत्सव शब्द दे दे, तारीख मनाने की निश्चित नहीं है कितनी तारीख को। और जैसे 26 जनवरी, पर्यावरण दिवस क्या है? उत्सव है। हिंदी दिवस भी क्या है? उत्सव है। कितना? सितंबर, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाँ, वो विश्व हिंदी दिवस है। तो देखो, उत्सव का नाम दे दे तो क्या कर लेंगे? व्यक्तिवाचक। केवल उत्सव शब्द की बात करें तो त्योहार शब्द आ जाए। मैं हर त्योहार धूमधाम से मनाता हूँ, रेखांकित कर दे त्योहार को तो जातिवाचक, और दे दे दीपावली व्यक्तिवाचक। अरे होली, कर लेंगे पहचान। नगर शब्द में जातिवाचक, और नगर का नाम दे दे, जैसे जयपुर, है ना, दिल्ली, कोई सा भी दे दे नगर का नाम तो क्या कर देंगे? व्यक्तिवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, देश शब्द में बोलो रे, जातिवाचक। और देश का नाम दे दे तो व्यक्तिवाचक। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, संज्ञा से अब एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। अरे संज्ञा से ही नहीं, जो बिंदु हम यहाँ सीख लिए, उसमें से किसी भी विद्यार्थी का अब प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। अगर तरीके से सीख लिया और उसका एक बार अभ्यास हमने कर लिया, तो फिर हमारा प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो एक बार यहाँ तक की पहचान कर लेंगे। तो मुझे बताओ, दिशा शब्द में जातिवाचक, दिशा का नाम दे दे, पूर्व दिशा व्यक्तिवाचक, पश्चिम दिशा व्यक्तिवाचक, उत्तर दिशा व्यक्तिवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, युद्ध शब्द दे दे तो जातिवाचक, और युद्ध का नाम दे दे हल्दी घाटी का युद्ध व्यक्तिवाचक, पानीपत का युद्ध व्यक्तिवाचक, गिरी सुमेल का युद्ध व्यक्तिवाचक। तो नदी शब्द दे दे तो जातिवाचक। भारत में बहुत सी नदियां हैं, जातिवाचक नदी शब्द में। और नदी का नाम दे दे गंगा, जमुना, अरे गोदावरी, कावेरी, बाण गंगा। मुझे बताओ, पहाड़ शब्द दे दे तो, और पहाड़ का नाम दे दे अरावली पर्वत, कर लेंगे पहचान। प्रिय विद्यार्थियों, समुद्र शब्द दे दे तो जातिवाचक, और समुद्र का नाम दे दे हिंद महासागर व्यक्तिवाचक, प्रशांत महासागर व्यक्तिवाचक। ये सब समाचार पुस्तकों में लिखा है मेरे यार। समाचार पत्र शब्द में, समाचार में तो जातिवाचक, और समाचार पत्र का नाम दे दे राजस्थान पत्रिका व्यक्तिवाचक, दैनिक भास्कर, अरे पंजाब केसरी व्यक्तिवाचक। पुस्तक शब्द बोलो, और पुस्तक का नाम दे दे रामायण व्यक्तिवाचक, महाभारत व्यक्तिवाचक। कर लेंगे पहचान, याद रह जाएगा। ये दिन महीने
उत्सव और नगर देश की, ऐतिहासिक युद्धों की, नदी पहाड़ समुद्रों के, ये सब समाचार पुस्तकों में लिखा है मेरे। कर लेंगे पहचान। नाम को बताने के लिए हिंदी में कौन आई, कितने प्रकार से, जो दुनिया में एक ही हो, भीड़ में आए, और जो दिखाई ना दे, महसूस किया जाए, भाववाचक। कर लेंगे पहचान। तो लिख लो एक बार संज्ञा। संज्ञा सरल बिंदु नहीं है। अभी देखना कैसे अटकेंगे हम। लिखो संज्ञा, और पहली पंक्ति में लिख लो सम प्लस ज्ञा, सम्यक, और ज्ञा से दर्शा दो ज्ञान को, और फिर सीधा सीधा लिख लो परिभाषा। हाँ, एग्रीकल्चर में संज्ञा बिंदु नहीं है। नहीं। शब्द शुद्धि है, संज्ञा ये अपने संधि है, समास है ना, उपसर्ग पढ़ते हैं, लोकोक्ति मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एकार्थी शब्द है, पर्यायवाची है, पाराभाषिक शब्दावली है। हाँ, लगभग 14 से 15 बिंदु आपके। संज्ञा की परिभाषा बोलो। लिखो संज्ञा की परिभाषा ना। ये सब तो लिख लिया ना, संज्ञा, सम प्लस ज्ञा, सम्यक, और ज्ञा से क्या दर्शा दिए, ज्ञान। फिर लिख लो सीधा सीधा परिभाषा, और लिखो परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कुछ किताबों में आपको 5 मिलेंगे, लेकिन 5 नहीं, कितना करना है, 3 ही करना है। हाँ, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक जातिवाचक के क्या है, 2 उपभेद है। हिंदी में इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी से लेकर अब तक अभी भी विकास हो रहा है हिंदी में। कुछ वर्ण शामिल किए जा रहे हैं, जैसे एक ग्रहित स्वर था, ये ग्रहित स्वर अब हिंदी में आ गया। अंग्रेजी का था, हिंदी में इसको शामिल कर लिए। अरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ग्रहित नहीं होता ना, तो देखो, हमारा कॉलेज नहीं होता, और कॉलेज नहीं होता तो हमको नॉलेज नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये ग्रहित स्वर है, इसको हिंदी में शामिल कर लिया गया, तभी तो कह रहा था 1000 ईस्वी से लेकर अब तक चल रहा है हिंदी में। हाँ, विकास चल रहा है। तो ये अंग्रेजी में चलते थे, ये अंग्रेजी में बोलते हैं इनको मेटेरियल, और एक वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव, है ना, नाउन इनको बोलते हैं। तो हिंदी में भी इनको शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये दोनों ही जातिवाचक के क्या हैं, उपभेद है। तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, तीनों लिख लो एक बार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक। ये लिखने के बाद अलग से लिख लो एक नंबर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखो है, लिखो व्यक्तिवाचक की परिभाषा। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष तथा स्थान विशेष के नाम का, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष तथा स्थान विशेष के नाम का
बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष तथा स्थान विशेष के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, जैसे लिख लो। जैसे देखो, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, व्यक्ति यानी प्राणियों के नाम। राम, श्याम, खुद का नाम भी लिख सकते हैं ना, मान लो ना, सुरेश। अपनी अपनी नोटबुक में खुद का ही लिख लेना, चलेगा है ना। फिर देखो, वस्तुओं के नाम। उषा, पंखा। और लिख लो कोई भी कंपनी का नाम, साथ में जोड़ दो। एलजी फ्रिज, है ना। हाँ, हाँ। दिनों के नाम लिखते चलो मेरे साथ साथ में, मेरे साथ साथ लिखते चलो आप भी। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी। अब ये मत समझना कि मैंने सोमवार मंगलवार लिखा है तो ये दो ही होंगे व्यक्तिवाचक। हाँ, सबके सब व्यक्तिवाचक होंगे ना। चैत्र, और उसके बाद त्योहारों के महीनों के नाम हो गए। उत्सवों के नाम, उत्सवों के नाम, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्र दिवस है। त्योहारों के नाम, दीपावली, होली, दशहरा, नगरों के नाम, जयपुर है। नागौर भी लिख दूं क्या? हाँ, नहीं ऐसे कहोगे कि अपने अपने ही लिख रहे हो ना। नागौर, देशों के नाम, भारत है। कौन सी लंका? श्रीलंका।
दिशाओं के नाम लिख लो। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, बढ़ते चलेंगे आगे। युद्धों के नाम, हल्दी घाटी का युद्ध, जैतारण का युद्ध, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरयू, पहाड़ों के नाम लिख लो। आप मत करना अपने पेज को ऐसे ना, कहीं नोटबुक में आप भी मेरी तरह ऊपर नीचे कर रहे हैं ना। आप तो चेंज ही कर लेना, पहाड़ों के नाम बताओ, पहाड़ों के नाम बताओ। हाँ, अरावली की पहाड़ी, और बैराट की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, गणेश्वर की पहाड़ी। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, समाचार पत्रों के नाम, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। हाँ, बहुत सारे हैं। पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम में जैसे रामायण, महाभारत, गीता, गोदान, मुंशी प्रेमचंद की रचना है ना गोदान, लिख लो। बैराट की पहाड़ी कहाँ पे है? जयपुर। हम्म, कैसे? हाँ, ऊंचाई 800। अशोक सम्राट का भ्रमण हुआ था, चीनी यात्री भी आया था यहाँ पे, एक इंसान। अपनी जन्म स्थली है बैराट, है ना। गांव है अपना बैराट। आपके मेड़ता से तो बड़ा है, लेकिन अब रहते कहाँ है? जयपुर में।
लिखा है ना सबने यहाँ तक। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष के नाम का बोध, यानी किसी व्यक्ति विशेष के नाम के अर्थ का बोध करवाएंगे, तो उसे हम व्यक्तिवाचक कह देंगे। और जैसे प्राणियों के नाम में हमने लिया, कोई भी नाम हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमने राम लिखा तो केवल राम ही होंगे, श्याम लिखा तो श्याम ही होंगे। कोई भी नाम हो सकता है, मीरा, है ना, कोई भी नाम हो सकता है। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं में जैसे उषा पंखा हो गया, एलजी फ्रिज हो गया, है ना, जैसे अपना ये डिजिटल बोर्ड है, इसकी भी कोई कंपनी का नाम साथ में जोड़ देंगे। हाँ, तो ये फिर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। पंखा शब्द है, अकेला आ जाए तो जातिवाचक, उसकी कंपनी साथ में हो तो व्यक्तिवाचक। ऐसे ही प्रिय विद्यार्थियों, हम सबका नाम याद रख लेंगे। और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, ये एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन से वचन में? तो आप नोट में लिख लेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने? एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से वचन में? एक वचन में। नंबर 2 पे लिख लो जातिवाचक संज्ञा। देखो, समझने का प्रयास करेंगे पहले। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? सबसे पहले नाम में देखो परिभाषा छिपी हुई है। जाति से मतलब यहाँ पे किसी समुदाय विशेष से नहीं है, किसी वर्ग विशेष से यहाँ लेंगे। जाति मतलब ये नहीं कि भाई हमारी जाति है, आपकी जाति है, यहाँ से नहीं, एक समूह वर्ग विशेष से है। कि जैसे गंगा से पूछा जाए कि तेरी जाति क्या है, तो नदी। और एक पढ़ने वाले से यदि उसकी जाति पूछी जाए तो विद्यार्थी। पढ़ाई तो उसका कर्म हो गया, विद्यार्थी। और एक पढ़ाने वाले से उसकी जाति पूछी जाए तो शिक्षक या अध्यापक। तो जातिवाचक संज्ञा एक समूह है और या वर्ग के नाम का बोध करवाएगी, तो उसे हम क्या कह देंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी नदी शब्द देखा, है ना। नदी शब्द अपने आप में एक समूह के अर्थ का, क्योंकि नदी में बहुत सी शामिल है, नदी शब्द में बहुत सी नदियां शामिल है। तो ये एक नदी समुदाय का बोध करवा रहा है ये शब्द, नदी शब्द। जैसे हमने अभी देखा, गंगा भी देखा, यमुना भी देखा, और सरयू नदी भी लिखा हमने। तो इन सब को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? नदी। ये विद्यार्थियों, हमने लिखा पहाड़। क्या लिखा हमने? पहाड़। तो पहाड़ शब्द अपने आप में एक समूह के अर्थ का बोध करवाता है। हम लिखे जैसे दिन शब्द हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लिखा पशु। हमने क्या लिखा? पशु। तो पशु शब्द एक समूह या वर्ग का बोध करवा रहा है। पशु में गाय भी आ गई और भैंस भी आ गई। प्रिय विद्यार्थियों, गाय या मैं कहूँ भैंस शब्द भी मैं लिखूं, तो यहाँ संज्ञा कौन सी है रे? हाँ, जातिवाचक। हाँ, अगर यदि उसकी नस्ल दे दे मुर्रा भैंस, तो व्यक्तिवाचक। हाँ, हाँ, नहीं, नस्ल विशेष आ गई ना। गाय शब्द दे दे, जातिवाचक, है ना। जैसे अभी मानो कि हम मानव हैं, हम सब क्या है? मानव है। तो मानव में भी तो नाम है ना, और नाम है तो फिर उसमें भी जेंडर है ना, है ना। ऐसे ही देखो, पशु एक समूह के अर्थ का। पशुओं में कौन सा पशु आ गया? भैंस आ गया। और भैंस में भी इसकी नस्ल जोड़ दे तो क्या हो जाएगा फिर? ये व्यक्तिवाचक। मैंने लिखा पक्षी। पक्षी शब्द भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लिखा मनुष्य। मनुष्य शब्द में भी जातिवाचक। मैंने लिखा बच्चा। बच्चा शब्द में भी बोलो रे। हाँ, जातिवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लिखा बुद्धा। हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लिखा बच्चा। बच्चा लिख दिया ना। मैंने लिखा मोटा। जातिवाचक। गरीब, जातिवाचक। अमीर,
जातिवाचक। तो पूरे वर्ग या समूह के नाम का बोध करवाए तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कह देते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। एक को नाम देते हैं क्या? द्रव्यवाचक। और एक को नाम देते हैं प्रिय विद्यार्थियों समुदायवाचक, जिसको समूहवाचक भी कहते हैं। देखो द्रव्य नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी मापतोल के नाम का बोध करवाए, मापतोल का बोध करवाएंगे तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह देंगे। इनको गिन नहीं सकते, इनको काउंट नहीं कर सकते, इनका मापतोल होता है, इसलिए इनको द्रव्यवाचक संज्ञा कह देंगे। जैसे कोयला, आया हुआ है परीक्षा में ये शब्द कोयला। कोयला शब्द में संज्ञा है, फिर उसने द्रव्यवाचक नहीं दी ऑप्शन में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक भी दिया और जातिवाचक भी दिया, लेकिन उसने द्रव्य नहीं दिया, तो हम क्या कर लेंगे फिर? जातिवाचक। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लिखा, हाँ लो ना, खाओ ना खूब, पनीर खाओ, हाँ दूध भी लो ना, नहीं वो इसमें नहीं आएगा ना, और सोना ले लो, चांदी ले लो, है ना, हाँ पीतल हो गया, तेल हो गया, जिनकी गणना हम नहीं कर सकते उनको द्रव्यवाचक में शामिल किया जाता है। और भी उदाहरण याद आ रहे होंगे आपके, लेकिन जैसे मैं 4-5 लिखता हूँ ना, आप अपनी नोटबुक में बहुत सारे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी याद आए लिखो, तभी तो हमारे पास एक शब्दकोश बनेगा। कोई भी उदाहरण हमारा छूटना नहीं चाहिए, तभी तो हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा रे प्रिय विद्यार्थियों। समुदायवाचक देखो, नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है, नाम में ही क्या छिपी हुई है? परिभाषा। तो किसके नाम का बोध करवाएंगे? समुदाय का। और समुदाय कोई अकेले से नहीं बनता, समुदाय या समूह है कोई अकेले से नहीं बनता। जैसे देखो मैंने लिखा सेना, सेना कोई अकेले फौजी से बन जाएगी क्या? नहीं। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कक्षा भी कोई अकेले से बन जाएगी क्या? नहीं। कक्षा शब्द भी एक सामुदायिक शब्द है, समूह के नाम का बोध करवाता है। तो मुझे बताओ, मैंने लिखा मंडली, मंडली भी अकेले से बनती है क्या? नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लिखा कौन सा वार? परिवार। परिवार भी अकेले से नहीं चलता। और ये देखो मैंने लिखा सभा, मैंने लिखा प्रिय विद्यार्थियों टोली, मैंने लिखा गुच्छा, मैंने लिखा गट्ठर। हाँ, लकड़ियों का गट्ठर होता है ना, गटर नहीं, गट्ठर, गट्ठर होता है ना। और मैंने लिखा झुंड, तो मुझे बताओ झुंड किसका होता है? आदमियों का झुंड होता है क्या? हाँ, बकरियों का झुंड होता है। गुच्छा किसका होता है? अंगूरों का या चाबियों का, है ना, गुच्छा होता है। अच्छा, कक्षा किसे कहेंगे? ये विद्यार्थियों की क्या है कि कक्षा है। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थी, ये शब्द अपने आप में दिख जाए तो कौन सी संज्ञा? समुदायवाचक संज्ञा। चाहे द्रव्यवाचक हो चाहे समुदायवाचक हो, दोनों ही एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन से वचन में? एक वचन में। कौन से वचन में रे? एक वचन में। ये वचन भी याद रखना, जैसे फेरों में वचन होता है ना, 7 फेरों के 7 वचन, प्यारे दुल्हनिया भूल न जाना। तो हिंदी पढ़ने वाले को भी वचन भी याद होने चाहिए। कौन से वचन में? दोनों ही एक वचन में। वैसे हिंदी में वचन कितने? 2। एक वचन और व्यक्तिवाचक कौन से वचन में? एक वचन में। और द्रव्य और समुदाय भी एक वचन में। कर लेंगे पहचान?
लिख लो एक बार परिभाषा। लिख लो जातिवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में, और इसके जो दो उपभेद लिखना है हमने, द्रव्य और समुदाय, ये एक वचन में। लिखो जातिवाचक की परिभाषा, लिखो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या पूरे वर्ग के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिख लो, नदी, पहाड़, दिन, पशु, पक्षी। चोर शब्द में कौन सी है? जातिवाचक। चोर भी एक समूह की है ना, कोई भी हो सकता है चोर। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? नदी शब्द, हाँ, ये तो जातिवाचक तो बहुवचन में आ गए ना। नदी शब्द, हाँ, ये तो अकेला नदी तो एक वचन में होगा, नदियां बहुवचन में आएगी ना। पूरी संज्ञा की बात करें ना जातिवाचक की, तो ये बहुवचन में प्रयुक्त होती है। और ये पूरा द्रव्यवाचक, पूरा समुदायवाचक संज्ञा, ये होती है एक वचन में प्रयुक्त। पर वाक्य पे भी निर्भर होता है ना, वाक्य कैसा है। लिखा है ना यहाँ तक सबने? फिर लिख लो, जातिवाचक के दो भेद होते हैं। अभी तक तो जातिवाचक की परिभाषा लिखे थे, कि ये भी उतार लिए। हाँ, परिभाषा लिखना है फिर द्रव्यवाचक की, है ना। जातिवाचक की परिभाषा हमने लिखी, जातिवाचक के उदाहरण लिखे, और नई पंक्ति से लिख दो, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। बिल्कुल तरीके से नोट्स बनाएंगे ना। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। नंबर एक लिख लो, द्रव्यवाचक, और इसके साथ में परिभाषा भी लिख लो। बोलो द्रव्यवाचक की। वे संज्ञा शब्द जो वे संज्ञा शब्द जो नापतोल का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो नापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
वे संज्ञा शब्द जो नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने लिखा कोयला, पनीर, दूध, सोना, चांदी, तेल, पीतल, है ना, गेहूं, बाजरा, कुछ भी लिख दो, जो भी अपने अन्न अन्न भी लिख देंगे इसमें, अन्न के नाम, अन्नों के नाम भी है ना। पेट्रोल, डीजल लिख सकते हैं। फिर लिखो नंबर 2 पे समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, और समुदाय में लिखो वे संज्ञा शब्द जो वे संज्ञा शब्द जो वे संज्ञा शब्द जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिख लो सेना, कक्षा, मंडली, परिवार, झुंड, सभा, टोली, गुच्छा, गट्ठर, भीड़, भीड़ भी लिख सकते हैं। लिखा है ना आपने? सबने लिखा है? एक नोट लिखो, नोट, नोट में लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा व समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक व समुदायवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। द्रव्यवाचक व समुदायवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। यहाँ तक सबने लिखा है ना? क्या जातिवाचक में से, व्यक्तिवाचक में से, या समुदायवाचक में से, या द्रव्यवाचक में से एक प्रश्न दे दूं तो आप सही कर लेंगे क्या? कर लेंगे ना? जिस विद्यार्थी से मैं पूछूंगा वो ही बताएगा। सुरेश परिवार का मुखिया है। सुरेश परिवार का मुखिया है। तो मुझे बताओ रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है जिसे मैं पूछूंगा? रहने दो, हार्ट बीट बढ़ गई होगी ना। सामूहिक ही बता दो, कौन सी वाचक है? जातिवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, विकल्प में है ए व्यक्तिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी समुदायवाचक और डी भाववाचक। कौन सी करेंगे? समुदायवाचक। यदि पिताजी से काम चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दादाजी तो है ही है। समुदाय विकल्प में हो तो समुदाय, और समुदाय ना हो तो जातिवाचक। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लिखा चांदी सस्ती है और सोना महंगा है, तो रेखांकित कर दे चांदी को
तो संज्ञा बोलो। हाँ, और द्रव्यवाचक विकल्प में नहीं हो तो जातिवाचक। क्या सही गलत की पहचान कर लेंगे क्या? तो एक नोट और लिखो फिर। देखो, मैंने लिखा आज घर घर में रावण है। आज घर घर में रावण है ना? अब प्रिय विद्यार्थियों, रेखांकित कर दे रावण शब्द को। तो अब संज्ञा बोलो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक? हाँ, अच्छा, रावण तो अकेला ही था। हाँ, घर घर में रावण है, यानी उस रावण की तुलना आज के कलयुग वाले रावण से की जा रही है। तो किसी व्यक्ति विशेष, वो तो विशेष था, किसी व्यक्ति विशेष की तुलना अन्य व्यक्तियों से की जाती है, तो वहां प्रिय विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, कौन सी मानी जाती है रे? अरे कौन सी मानी जाती है? जातिवाचक। कौन सी मानी जाती है? जातिवाचक। तो मुझे बताओ, सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। रेखांकित शब्द में संज्ञा होगी। हाँ, नहीं समझ में आया? अरे दीपावली को कौन सी माता की पूजा? लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी माता तो अपने आप में एक ही है ना? लेकिन उसकी तुलना, उनकी तुलना आज वाली जो भी मानो देवियां हैं उनसे की जा रही है। तो अकेले इसकी तुलना किसकी? लक्ष्मी माता की। वो तो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है की थी। उनकी तुलना कलयुग में जितनी भी देवियां हैं उनसे की जा रही है कि सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अरे सीता से आप डाउट समझ रहे होंगे, तो ये लो कलयुग वाला कोई नाम ले लो, मोनिका ले लो, तो इसको छोड़ो ना, निशा ले लो। निशा तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उस लक्ष्मी से तुलना हो रही है निशा की। तो यहाँ लक्ष्मी शब्द में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। कर लेंगे क्या पहचान? भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद तो एक ही था, विश्वासघाती तो एक ही था, लेकिन उनकी तुलना आज वाले विश्वासघातियों से हो रही है। तो किसी व्यक्ति विशेष की तुलना अन्य से होती है ना, तो वहां व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। और प्रिय विद्यार्थियों देखो, लिखना नहीं है अभी, पहले समझना है। मैंने लिखा बोस देखो भाई, मैंने लिखा बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। रेखांकित कर दे बोस शब्द को। तो मुझे बताओ संज्ञा कौन सी रे? क्यों? बोस शब्द तो अपने आप में क्या एक ही थे? हाँ, एक ही थे। सुभाष चंद्र बोस। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बोस शब्द? सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो बोस यहाँ कोई जाति विशेष नहीं है कि भाई ले आजकल जो भी घूम रहे हैं, है ना, बोस बन के, उनके लिए बातें नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस जी के लिए बातें हो रही है।
तो जातिवाचक का शब्द है वैसे तो ये, लेकिन व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो गया। जैसे देखो मैंने लिखा, हाँ हाँ महात्मा आ सकते हैं, खाली गांधी जी तो नहीं। देखो, जैसे देखो, देखो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का क्या लिखा रे, इतिहास। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो ये शुक्ल शब्द या शुक्ल जी शब्द, अब शुक्ल जी तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन ये किनकी बातें हो रही है, रामचंद्र शुक्ल जी की। भारत में अनेक महात्मा हैं, तो कौन सा होगा महात्मा में, जातिवाचक होगा। भारत महात्माओं का देश है, तो भी क्या होगा, हाँ अंडरलाइन इसमें महात्मा करेंगे, महात्मा। देखो एक को लिखते हैं। चलो एक बार लिखो यहाँ तक, ये नोट नंबर 1 लिखो, एक बार क्यों लिखते हैं फिर, लिखो नोट नंबर 1। यदि किसी, ये देखो दोनों ही प्रश्न आए हुए भाई, पुलिस एसआई में भी आया था इसी नोट से प्रश्न, और जो अभी डिप्टी जेलर का पेपर लगा था, जुलाई में लगा है ना डिप्टी जेलर का, 13 जुलाई को कैसे कुछ था, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। बस उदाहरण चेंज है, लेकिन इसी नोट से प्रश्न आया हुआ है, पुलिस एसआई में भी, 2021 वाले पेपर में भी, और डिप्टी जेलर का जो जुलाई 2025 में लगा था उसमें भी इसी नोट से प्रश्न बना है। तो नोट नंबर 1 लिखो, यदि किसी व्यक्ति विशेष की तुलना यदि किसी व्यक्ति विशेष की तुलना अन्य व्यक्तियों से की जाती है, यदि किसी व्यक्ति विशेष की तुलना अन्य से की जाती है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति विशेष की तुलना अन्य से की जाती है, अन्य व्यक्तियों से की जाती है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लिख लो, जैसे आज घर घर में रावण है, निशा तो हमारे घर की लक्ष्मी है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 में लिखना है, यदि किसी यदि किसी जातिवाचक संज्ञा शब्द को, यदि किसी जातिवाचक संज्ञा शब्द को व्यक्ति विशेष के अर्थ में, यदि किसी जातिवाचक संज्ञा शब्द को व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ कर दिया जाता है या रूढ़ हो जाता है, हाँ रूढ़,
शब्द के प्रकार पढ़ेंगे, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, है ना। रूढ़ कर दिया जाता है या हो जाता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। किसी व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा शब्द को व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ कर दिया जाता है या रूढ़ हो जाता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लिखा है ना यहाँ तक। जैसे लिख लो, बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। रेखांकित कर दो बोस को और शुक्ल जी को। लिखा है ना यहाँ तक सबने। फिर लिखो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। लिखा है ना। और इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे। देखो, भाववाचक संज्ञा में परिभाषा क्या बनाएंगे कि वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा, स्थिति, आकार, रंग, रूप आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, भाववाचक। प्रिय विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा दिखाई भी नहीं देती और इसको अपन छू भी नहीं सकते। तो इसको क्या महसूस किया जाता है, क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। और भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार, मतलब संज्ञा, ये हम बात करें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इनमें प्रत्यय जोड़ने पर जो संज्ञा बनती है ना, उसे हम कौन सी संज्ञा मानते हैं, भाववाचक। या तो संज्ञा में, या सर्वनाम में, या विशेषण में, या क्रिया में, या अव्यय में। इनमें प्रत्यय जोड़ने पर जो संज्ञा बनेगी उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, अभी हमने जातिवाचक संज्ञा का एक शब्द लिया था, बुड्ढा, लिया ना। कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें प्रिय विद्यार्थियों आपा प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा रे, बुढ़ापा। क्या बनेगा, बुढ़ापा। अब ये बुढ़ापा कौन सी संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक। जैसे हमने एक शब्द लिया था गरीब, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। और संज्ञा भी कौन सी, जातिवाचक।
इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बना रे, गरीबी। और गरीबी शब्द में संज्ञा बोलो, भाववाचक। कौन सी वाचक है, भाववाचक। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लिखा बच्चा और इसमें क्या प्रत्यय जोड़ेंगे, पन प्रत्यय जोड़ो, क्या बना रे, बचपन। क्या बना, बचपन। क्या बना, बचपन। तो मुझे बता, कौन सा, मिठास। देखो मैंने लिखा मीठा और इसमें आस प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बना रे, मिठास। ये मीठा शब्द क्या है रे, विशेषण। क्या है, विशेषण। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अहम, एक हमारा क्या है, सर्वनाम है, और इसमें कार प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, अहंकार। क्या बना, अहंकार। अहंकार कौन सी संज्ञा, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने मम सर्वनाम लिया और इसमें त्व प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना ममत्व। संज्ञा कौन सी रे, भाववाचक। संज्ञा कौन सी, भाववाचक। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पढ़ना क्रिया ली और इसमें आई प्रत्यय जोड़ा, अरे क्या बनी, पढ़ाई। कौन सी संज्ञा, भाववाचक। मैंने बैठना क्रिया ली, इसमें अक प्रत्यय जोड़ा, क्या बनी रे, बैठक। संज्ञा बोलो, भाववाचक। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अव्यय भी ले ले क्या, भीतर शब्द लिया और इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, भीतरी। क्या बना, भीतरी। तो भाववाचक संज्ञा मूल रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पदों में प्रत्यय जोड़ने पर जो संज्ञा बनती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा भी कौन से वचन में प्रयुक्त होती है, एक वचन। कौन से वचन में, एक वचन में। प्रिय विद्यार्थियों, भाववाचक में प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये शब्द भी शामिल किए जाते हैं। मतलब इन शब्दों में भी भाववाचक संज्ञा ही मानी जाती है, लेकिन इसके बारे में जिक्र करेंगे अगले एपिसोड में। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या, अरे पूछना है क्या, क्या संज्ञा बिंदु कठिन है या सरल है, सरल है। अच्छा, परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है, देखो संज्ञा से परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है, आपको दे देगा कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक से भाववाचक बना है, निम्न में से विशेषण से भाववाचक शब्द है, निम्न में से क्रिया से बना भाववाचक है या नहीं है। आजकल संज्ञा से प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं और तीन तीन का विकल्प देता है। ए ऑप्शन में भी तीन शब्द, बी में भी तीन शब्द, सी में भी तीन और डी में भी तीन, और फिर कह देता है कि निम्न में से सर्वनाम से बनी भाववाचक है या नहीं है। तो सही गलत की पहचान कर लेंगे क्या, बाकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड।